हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं मोहसिबा खान और आप देख रहे हैं स्टडी स्पार्क्स। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। यानी कि हमने प्रीवियस क्लास में ध्वनि चैप्टर स्टार्ट किया था और वहाँ पर हम ये जान चुके थे कि आपकी साउंड क्या है, यानी ध्वनि क्या है, तो वो एनर्जी का एक रूप है। अब यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो इस चैप्टर से रिलेटेड है, उनके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। चांद पर क्या होता है, मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लास में कि जहाँ पर माध्यम नहीं है, मतलब किसी जगह जहाँ माध्यम नहीं है। अब माध्यम कहाँ नहीं होता है, तो निर्वात में नहीं होता, ठीक है। वैक्यूम में कोई माध्यम नहीं होता, हवा भी नहीं होती, तो वहाँ पर ध्वनि जो है वो ट्रेवल नहीं कर सकती, ठीक है। आवाज़ सुनाई नहीं देगी वहाँ पर। तो ध्वनि के संचरण के लिए या ध्वनि की गति के लिए, आगे बढ़ने के लिए, ध्वनि के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। अगर माध्यम नहीं होगा तो वहाँ पर उस जगह पर ध्वनि ट्रैवल नहीं कर सकती। साथ ही साथ मैंने यहाँ पर ये भी बताया था कि ध्वनि जो होती है ना, वो वेव्स की तरह आगे बढ़ती है, यानी तरंगों की तरह। और तरंगे क्या थी? तरंग थी एक विक्षोभ। विक्षोभ यानी कि डिस्टर्बेंस, यानी कि शांत तालाब में आपने पत्थर मारा तो वहाँ पर उस पानी में डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ, जिसको विक्षोभ बोला जा रहा है, और तरंगे उत्पन्न हुई। अब यहाँ पर जान लेते हैं कि जब एस्ट्रोनॉट चांद पर जाते हैं, चंद्रमा पर जाते हैं, तो क्या वहाँ पर ध्वनि सुनाई देती है या नहीं देती, क्योंकि वहाँ कोई माध्यम नहीं है, ठीक है। तो चंद्रमा पर ध्वनि सुनाई नहीं देती क्योंकि वहाँ कोई माध्यम नहीं है। अब साइंटिस्ट या एस्ट्रोनॉट जो कि चांद पर मौजूद हैं, उन्हें आपस में बात भी करनी होती है, तो वो किस तरीके से एक दूसरे से बातचीत करते हैं, एक दूसरे को अपनी बात कह पाते हैं। तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, जब मून पर जाते हैं या चंद्रमा पर जाते हैं तो वायरलेस सेट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। वायरलेस सेट होते हैं और जिनमें क्या होता है, रेडियो वेव्स होती हैं, यानी कि रेडियो तरंगे होती हैं। तो चांद पर जाने के लिए रेडियो तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब चांद पर जाकर के बातचीत करने के लिए, संचार के माध्यम के लिए। अब यहाँ पर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं साउंड की, यानी कि साउंड वेव की, ध्वनि तरंगों के अभिलक्षण है कुछ यहाँ पर, उनके बारे में जान लेते हैं। जिसमें से सबसे पहला पॉइंट आ जाता है वेवलेंथ, यानी कि तरंगदैर्घ्य। वेवलेंथ को हिंदी में तरंगदैर्घ्य बोलते हैं और इसको लैम्डा से डिनोट करते हैं, इसको लैम्डा बोलते हैं, लैम्डा, ठीक है। अब यहाँ पर इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। आपने पेंडुलम यानी कि लोलक सबने देखा होगा, आपने फिजिक्स की लैब में, अपने स्कूल वगैरह में, कॉलेजेस में ज़रूर देखा होगा पेंडुलम। तो मान लिया ये कोई रूफ है, कोई जगह है जहाँ से हमने एक पेंडुलम को लटका दिया, ठीक है, सिंपल पेंडुलम को, ठीक है, लटका दिया। अब ये पेंडुलम को जब हमने इसको थोड़ा सा ऊपर करके ऐसे छोड़ा तो इसकी पोजीशन यहाँ आ गई, और फिर ये कैसे गति करने लगेगा, ये इस तरीके से गति करेगा, बार बार यहाँ पर इस तरीके से गति करेगा। तो जो इसकी ये वाली जो अवस्था है जहाँ पर ये बिल्कुल रेस्ट पर है, इस पोजीशन को, इस अवस्था को इसका मीन पोजीशन बोलते हैं, यानी कि मध्य बिंदु कहा जाएगा, ठीक है। जब हमने पेंडुलम को ऊपर से लेकर के नीचे नहीं छोड़ा था, हमने उसको जहाँ वो था, यानी वो रेस्ट पर था, तो उस अवस्था को क्या बोला जा रहा है, मध्य बिंदु बोला जा रहा है। यानी कि जब लोलक रेस्ट पर हो, यानी स्थिर अवस्था में हो, तो इस अवस्था को, इस पोजीशन को उस लोलक की मीन पोजीशन या मध्य बिंदु कहेंगे। लेकिन अब हमने क्या किया है, इसको इस तरीके से ऊपर लिया है और फिर ये जब यहाँ से यहाँ आएगा, फिर ये यहाँ से यहाँ जाएगा, तो ये वाली जो इसकी दोलन है, या इस तरीके से ये जो गति कर रहा है, इस तरीके से ये जो गति कर रहा है, ये वाली अवस्था यहाँ से यहाँ तक, ये भी इसकी कौन सी अवस्था कहलाएगी, एक्सट्रीम पोजीशन, यानी अंत बिंदु कहलाएगा। और ये वाली अवस्था भी इसकी एक्सट्रीम पोजीशन यानी कि अंत बिंदु कहलाएगा। यानी कि सिंपल पेंडुलम जहाँ से जाकर उसी पोजीशन पर वापस आ जाए तो ये एक कंपन या एक दोलन, या जिसको इंग्लिश में वन ऑसिलेशन कहते हैं, वो कंप्लीट कर लेगा। अब ये वन ऑसिलेशन कैसे कंप्लीट करेगा, एक दोलन कब कंप्लीट होता है, अगर उसको ग्राफ पर दिखाया जाए तो वो इस तरीके से दिखाएंगे, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जाने पर एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया, यानी कि जहाँ से चले थे, ठीक है, जहाँ से जाकर उसी पोजीशन पर वापस आ जाएं, तो ये कंपन एक दोलन कहलाता है, ये वाला,
ये वाला, ठीक है, एक दोलन कहलाता है। यानी कि सिंपल पेंडुलम जहाँ से चला था उसी पोजीशन पर वापस आ गया, तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं, एक कंपन या एक दोलन या वन ऑसिलेशन कहा जाता है। और कोई भी तरंग एक कंपन पूरा करने के दौरान जितनी दूरी तय करती है उसे ही वेवलेंथ यानी कि तरंगदैर्घ्य कहा जाता है, जिसको लैम्डा से डिनोट करते हैं। कोई तरंग एक कंपन पूरा करने में, अगर ग्राफ पर दिखाया जाए तो इस तरीके से दिखाते हैं, एक कंपन एक ऑसिलेशन को इस तरीके से तो ही दिखाते हैं। तो ये वाली एक कंपन, ये वाली जो दूरी है वो लैम्डा कहलाती है, यानी कि वेवलेंथ कहलाती है, या हिंदी में इसको तरंगदैर्घ्य के नाम से जाना जाता है। अब अगर इसकी यूनिट की बात की जाए तो दूरी की यूनिट क्या होगी, मीटर होगी, ठीक है। अर्थात एक दोलन में तरंग द्वारा तय की गई दूरी को वेवलेंथ कहा जाता है। अगर क्लियरली वेवलेंथ की डेफिनेशन पूछी जाए तो आप ये कह सकते हैं कि एक दोलन में यानी एक ऑसिलेशन में वेव द्वारा तय की गई डिस्टेंस को ही वेवलेंथ कहा जाता है, और इसकी जो यूनिट होती है वो मीटर होगी, ठीक है। ये ग्राफ पर एक ऑसिलेशन को दोहराता है, यानी कि एक दोलन या एक कंपन को दर्शाता है इस तरीके से। अब सेकंड आ जाते हैं आयाम, यानी कि एम्पलीट्यूड या आयाम क्या होता है इसके बारे में भी जान लेते हैं। मीन पोजीशन कौन सी थी, जहाँ से पेंडुलम स्थिर अवस्था में था, रेस्ट पर था, और एक्सट्रीम पोजीशन ये वाली थी जहाँ से हमने इसको इस तरीके से कर दिया था, ठीक है। मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन के बीच की दूरी को आयाम कहा जाता है, ठीक है। तो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को एम्पलीट्यूड कहा जाता है, और एम्पलीट्यूड को स्मॉल a से डिनोट करते हैं, ठीक है। यहाँ एक डायग्राम बना हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ हमने एक सिंपल पेंडुलम लटका दिया, यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। यहाँ हमने एक सिंपल पेंडुलम लटकाया है, और जब हमने इसको इस तरीके से ऊपर की ओर लिया तो ये यहाँ पर दोलन करने लगा, ठीक है, ये दोलन करने लगा। और जब हम इसको अगर ग्राफ पर दिखाएंगे, क्योंकि हमें एक ऑसिलेशन हमें पता है कि ग्राफ पर कैसे दिखाते हैं, तो यहाँ से अगर सीधी रेखा खींची जाए तो ये जो पेंडुलम है ये एक्सट्रीम पोजीशन पर गया, यहाँ से एक्सट्रीम पोजीशन पर गया, फिर एक्सट्रीम पोजीशन पर वापस आया, यही तो एक्सट्रीम पोजीशन है, ये वाली लाइन। फिर उसके बाद ये इस वाली एक्सट्रीम पोजीशन पर गया और फिर इस वाली पोजीशन पर वापस आ गया। और ये जो बीच की डिस्टेंस है यही a है, यही एम्पलीट्यूड है, यानी कि यही आयाम कहलाती है। अतः तरंग के किसी कण द्वारा इसकी साम्यावस्था में अधिकतम विस्थापन को आयाम कहते हैं। और आयाम जो है दूरी है, ये भी तो ऑफकोर्स इसका SI मात्रक भी मीटर ही होगा। इसका डायग्राम आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर ये मैंने बनाया हुआ है। और टाइम पीरियड के बारे में देख लेते हैं। तीसरा टाइम पीरियड होता है, इस आवर्तकाल इसको हिंदी में बोलते हैं। तो एक कंपन पूरा करने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है, और आवर्तकाल की जो SI यूनिट होती है वो सेकंड होती है, क्योंकि समय है इसीलिए समय की यूनिट क्या होती है, SI यूनिट समय की होती है, टाइम की सेकंड होती है। ग्राफ पर इस तरीके से एक ऑसिलेशन दिखाते हैं, और एक ऑसिलेशन पूरा हो रहा है, तो इस ड्यूरेशन, ये वाली डिस्टेंस लैम्डा थी, वेवलेंथ थी, और इस ड्यूरेशन में जो भी टाइम रिक्वायर्ड है वो आवर्तकाल या टाइम पीरियड कहलाता है, और इसकी SI यूनिट क्या होती है, सेकंड होती है। बात कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी की, यानी कि आवृत्ति की, और टाइम पीरियड को कैपिटल T से डिनोट करते हैं, वो भी आप नोट कर लीजिएगा। फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति के बारे में, यानी जिसको स्मॉल f से या फिर स्मॉल n से भी कई जगह पर डिनोट किया जाता है। तो आवृत्ति क्या होती है, एक सेकंड में पूरी की गई कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहा जाता है, यानी कि एक सेकंड में जितने कंपन हो उन कंपनों की संख्या को, ठीक है, कंपनों की संख्या को ही आवृत्ति कहा जाता है। लेकिन कितने सेकंड में, तो एक सेकंड में कंपनों के द्वारा, एक सेकंड में जो जितने भी कंपन किसी चीज़ द्वारा जितने भी कंपन किए गए उन कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं एक सेकंड में, ठीक है। आवृत्ति की जो यूनिट होती है वो हर्ट्ज होती है, और उसे HZ लिखते हैं, ठीक है, आवृत्ति की HZ लिखते हैं, ठीक है।
यानी कि अगर मैं इस तरीके से बना दूं, यहाँ पर इस तरीके से, और यहाँ पर आपसे बोला जाए कि ये देखें, तो यहाँ पर कितने ऑसिलेशन हो गए, ठीक है। इस वाले ग्राफ में कितने ज़्यादा कंपन है, तो कितने कंपन है, जितने कंपन उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी। यहाँ से यहाँ तक एक कंपन, यहाँ से यहाँ तक दूसरा कंपन, यहाँ से यहाँ तक तीसरा कंपन, और यहाँ से फिर यहाँ तक चौथा कंपन। यानी कि यहाँ पर 4 कंपन, कंपनों की संख्या कितनी है, 4 है, ठीक है। अब एक बात ऐसी आपका समझना है कि एक नोट लिखा हुआ है, ठीक है। इस नोट में आपको समझना है, और नोट क्या है कि ए और बी दिए हुए हैं, ये ए है, ये बी है। इनमें कौन ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कर रहा है, ठीक है। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा होगी, जिसमें कंपनों की संख्या ज़्यादा होगी उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा फ्रीक्वेंट होगा। तो कंपन गिन लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक एक कंपन, यहाँ से यहाँ तक दूसरा कंपन, यहाँ से यहाँ तक तीसरा कंपन, और यहाँ से यहाँ तक चौथा कंपन। इसमें भी देख लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक एक, यहाँ से यहाँ तक 2। इसमें कंपनों की संख्या 2 है और इसमें कंपनों की संख्या 4 है, इसीलिए यहाँ पर ज़्यादा ऑसिलेशन है, यहाँ पर कम ऑसिलेशन है। इसीलिए ये कहा जाएगा कि चित्र या ग्राफ ए में ज़्यादा फ्रिक्वेंसी है, यानी कि इसमें कंपनों की संख्या ज़्यादा है, इसलिए ये ज़्यादा फ्रीक्वेंट है बी के मुकाबले। आवर्तकाल की बात की जाए, हाँ आवर्तकाल के बारे में हम पढ़ चुके हैं। एक कंपन पूरा करने में लगा हुआ जो भी समय होता है उसी को आवर्तकाल कहा जाता है। आवर्तकाल का रेसिप्रोकल यानी कि व्युत्क्रम ही फ्रीक्वेंसी कहलाता है या आवृत्ति कहलाता है। यानी कि अगर आवर्तकाल बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी घटेगी, आवर्तकाल घटेगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, आवर्तकाल जैसा है वैसा ही रहेगा तो फ्रीक्वेंसी वैसी की वैसी रहेगी, लेकिन उसका रेसिप्रोकल होती है फ्रीक्वेंसी। या फिर ये भी कहा जा सकता है कि आवर्तकाल फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि व्युत्क्रम होता है। तो इस फॉर्मूले को इस तरीके से लिखा जा सकता है, F = 1/T। यहाँ पर F क्या है, यहाँ पर F है आपकी फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी क्या है, 1 सेकंड में कंपनों की संख्या है, और T क्या है, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कौन सा है, ये टाइम पीरियड क्या है, एक कंपन पूरा करने में लगा हुआ समय, एक कंपन पूरा करने में लगा हुआ समय ही तो आवर्तकाल था। आई होप आपको आवर्तकाल और आवृत्ति दोनों के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये भी आपको समझ में आ गया होगा अगर 2 ग्राफ आपको प्लॉट करके दे दिए जाएं और वहाँ पर आपसे ये पूछा जाए कि कौन सा ज़्यादा फ्रीक्वेंट है, तो आप कैसे बताएंगे। नोट को नोट कर लीजिएगा। अब आ जाते हैं 5वां पॉइंट है लाउडनेस या प्रबलता, ठीक है। लाउडनेस या प्रबलता क्या होती है इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो ध्वनि की प्रबलता कान पर प्रति सेकंड पहुंच रही ध्वनि की माप है। क्या कहने का मतलब है, ध्वनि की जो लाउडनेस होती है, साउंड की जो लाउडनेस है, ध्वनि की प्रबलता कान पर 1 सेकंड यानी 1 सेकंड में पहुंच रही ध्वनि की माप है, मेजरमेंट है, ठीक है। और ध्वनि की प्रबलता जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आयाम के स्क्वायर के। यानी कि आयाम बढ़ेगा तो लाउडनेस भी बढ़ेगी, एम्पलीट्यूड घटेगा तो लाउडनेस भी घटेगी, प्रबलता बढ़ेगी तो आयाम बढ़ेगा, प्रबलता घटेगी तो आयाम भी घटेगा। और प्रबलता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आयाम के स्क्वायर के। इस पर प्रीवियस ईयर में अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन भी बन चुका है, इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आपको नोट कर लेना है। एंड ध्वनि की प्रबलता का जो मात्रक है वो डेसिबल है, और डेसिबल को dB से डिनोट करते हैं, इस तरीके से लिखते हैं। यानी कि ध्वनि की प्रबलता कान पर प्रति सेकंड पहुंच रही ध्वनि की माप है, जो कि आयाम के स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती होती है, और इसकी जो यूनिट है वो डेसिबल है, यानी कि dB, ठीक है। अब यहाँ पर 2 ग्राफ मैंने बनाए हुए हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको बना देती हूँ। एक इस तरीके से है, ठीक है, क्योंकि ये वाली डिस्टेंस ही तो आयाम थी ना, ये वाली, ठीक है। और एक इस तरीके से है, ठीक है, इसका आयाम ये है, इसका एम्पलीट्यूड ये है। अब ये A है और ये B है। अब हमें यहाँ पर ये बताना है आपको कि A और B में कौन से वाले ग्राफ की प्रबलता ज़्यादा होगी।
इसकी ज़्यादा होगी या फिर इसकी ज़्यादा होगी। तो कैसे पता चलेगा कि किसकी प्रबलता ज़्यादा है? तो आप देखेंगे कि आयाम किसका ज़्यादा है, तो आप देखेंगे कि आयाम इसका ज़्यादा है, यानी कि बी वाला जो ग्राफ है उसकी लाउडनेस ज़्यादा होगी, उसकी प्रबलता ज़्यादा होगी, क्योंकि प्रबलता आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। आयाम ज़्यादा तो प्रबलता ज़्यादा, आयाम कम तो प्रबलता भी कम। इसीलिए इन दोनों डायग्राम्स में और बी में बी की प्रबलता ज़्यादा होगी। ठीक है, बी की प्रबलता ज़्यादा होगी। अब यहाँ पर आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि पता होने चाहिए और यहाँ से क्वेश्चन बनने के भी चांसेस रहते हैं। यानी कि नॉर्मल ब्रेथिंग यानी कि जो हम सांस लेते हैं, तो हमारी सांस लेने की भी तो एक आवाज़ होती है, एक साउंड होती है ना। तो वो साउंड जो होती है कितनी लाउडनेस की होती है, यानी कि उसकी प्रबलता क्या होती है। जो हमारी सांस लेने की आवाज़ होती है तो उसकी जो प्रबलता होती है वो 10 डेसिबल होती है। फुसफुसाने की, फुसफुसाते कैसे हैं, किसी के कान में जाके हल्के हल्के कुछ बोलना, फुसफुसाने की, ताकि आसपास के लोगों को नहीं सुनाई दे, लेकिन फुसफुसाने की आवाज़ तो आती है, वो 30 डेसिबल की होती है। और नॉर्मल कन्वर्सेशन यानी कि जो हम सामान्य बातचीत करते हैं वो उसकी प्रबलता कितनी होती है, उसकी लाउडनेस होती है 60 डेसिबल। 60 डेसिबल से ज़्यादा आवाज़ को ये बोला जाएगा कि हाँ ये व्यक्ति तेज़ आवाज़ में बोल रहा है, इस तरीके से। और बिजी ट्रैफिक कितनी उसकी प्रबलता होती है, 70 डेसिबल होती है। ठीक है, और फैक्ट्री से निकलने वाली ध्वनि की प्रबलता कितनी होती है, तो फैक्ट्री से जो साउंड निकलती हैं उनकी प्रबलता होती है 80 डेसिबल। और 80 डेसिबल से ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन के अंतर्गत आ जाती है, यानी कि जिन साउंड की लाउडनेस या प्रबलता 80 डेसिबल से अधिक होगी वो आपका नॉइज़ पॉल्यूशन के अंतर्गत आ जाएगा, यानी ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत आ जाएगा। और आज का लास्ट पॉइंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट रहता है, पिच यानी कि तारत्व। अब ये पिच या तारत्व क्या होता है, तो ध्वनि का वे गुण जिसके आधार पर दो समान प्रबलता वाली ध्वनियों में विभेद किया जा सके वही ध्वनि का पिच या तारत्व कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि मान लिया दो आवाज़ें हैं, ठीक है, दो आवाज़ें हैं जिनका प्रबलता बिल्कुल बराबर है या जिनकी आयाम भी बराबर हैं, क्योंकि आयाम और प्रबलता एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। तो आयाम या प्रबलता बराबर है, लेकिन फिर भी वो सुनने में अलग अलग होती हैं। दो व्यक्तियों की आवाज़ें अलग अलग होती हैं, क्यों? पिच के कारण ही पता चलता है, उनमें विभेद किया जा सकता है। और जो पिच है यानी कि ध्वनि का जो तारत्व है वो ध्वनि की फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि समानुपाती, या आप इसको अनुक्रमानुपाती भी बोल सकते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, पिच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्वेंसी। और ये आज का लास्ट पॉइंट था। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, एंड कमेंट सेक्शन में आकर एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ताकि आने वाला कोई भी नया नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।